बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इससे पहले कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले पर बात की जाए, इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद होने वाली वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदा किए गए एक दो जुमलों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा ली, जिसमें उनका कहना था कि वकला को जज्बाती नारों से अहमक नहीं बनाया जा सकता, वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही तो हम अर्ज़ कर रहे हैं तारड़ साहब कि आपने वकला को जितने टिंटेड ग्लासेस से देखना था देख लिया। अब उनकी एहतजाजी तहरीक और उस तहरीक की कामयाबी जो है वो नविश्ते दीवार है। आपने जितनी देर तक उनको साथ अपना चेहरा छुपा के बात की है करनी थी वो कर चुके। अब वकला जो हैं वो इस सारे खेल को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और मेरे ज़हन में वो बात आ जाती है कि एक यूनिवर्सिटी में लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो वो कनखियों से उसको देखना शुरू कर देता है, तो लड़की भी मुस्कुरा के हमेशा उसको जवाब देती है, लेकिन बात नहीं कर पाते दोनों। बस वो हमेशा उसकी तरफ देखता है और लड़की हमेशा मुस्कुरा के उसको जवाब देती है। तो बिल आखिर गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो लड़का सोचता है कि जी मैं खुल के मोहब्बत का इजहार करूंगा छुट्टियों के बाद। तो छुट्टियां गुजरने के बाद जब वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है तो लड़की जो है वो बिल्कुल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लेती है। तो वो तंग आके पूछता है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले तो तुम हमेशा मेरी तरफ मुस्कुरा के देखती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? कहती कुछ नहीं, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर थी, गर्मियों की छुट्टियों में मैंने ऑपरेशन करवा लिया। तो ये मसला है कि अब मेरा ख़्याल है कि वकला जो है वो हकीकत हाल से पूरी तरह आशना हो चुके हैं। वो जब तक अदलिया की आज़ादी पूरी तरह बहाल नहीं करवा लेते, मेरी ज़ाती राय ये है कि वो सड़कों पर रहेंगे। अच्छा नाजरीन, 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया और तफसीली फ़ैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात और आज़ाद उम्मीदवार PTI के अरकान तस्लीम कर लिए गए। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फ़ैसला आइन से मुतसादम करार दे दिया गया है। तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत उड़ा के रख दिया और अपने तफसीली फ़ैसले में 8 जजेज़ ने उन तमाम सवालात के जवाब दे दिए जो मुख्तसर फ़ैसला आने के बाद उठाए जा रहे थे। नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि PTI तो इस केस में पटिशनर ही नहीं थी, जिसे मखसूस नशस्तें बिना मांगे दे दी गई। तफसीली फ़ैसले में इसका जवाब देते हुए कहा गया है कि PTI की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं है। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक जो है वो अवाम का होता है। बहुत खूब, ये इस फ़ैसले का खूबसूरत तरीन जुमला है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम होते हैं। और ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं सामने आया। PTI ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के थे और वोटर्स ने इसी बुनियाद पे उन्हें वोट दिया है। तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर ऐसे सवालात खड़े कर दिए गए हैं कि उनका कानून की गिरफ्त से बचना मेरी राय में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। जिस तरह दो टोक और दबंग अंदाज में ये तफसीली फ़ैसला है। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फ़रीक के मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। बुनियादी फ़रीक के मुखालिफ के तौर, यानी वो बाकायदा अपोनेंट नज़र आ रहा था। और ये ऑब्जर्वेशंस में भी फाजिल जज साहिबान कहते रहे ये बात। और हालांकि उसका इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराना होता है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन वो फरवरी 2024 में अपना फ़र्ज़ अदा करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो अगर नज़रसानी में भी बरकरार रही तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान के ख़िलाफ़ किसी वक्त भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, इतने दो टोक फ़ैसले के बाद। मतलब तफसीली फ़ैसले में ऐसा मवाद भी है जो चीफ जस्टिस के बस ये जज कारगुजारी को भी सामने लाता है।
बल्ले के निशान के वापसी के केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाजे कर दिए जाते तो इबहम ही ना पैदा होता, एक आगे। और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामा में PTI के आइनी हकूक़ वाजे नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है और पार्टी के अंदरूनी मामले पे शहरियों के वोट की बुनियादी जो हकूक़ है उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बल्ले के निशान का फ़ैसला नज़रसानी में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। अच्छा, इस तफसीली फ़ैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा वाहिद चीफ़ जस्टिस हैं जिनके अपने ओहदे पर मौजूद होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत उनके बारे में ये राय रखती है कि बतौर जज उनका या तो कोई किरदार नाकिस था या फिर बदनीयती पर मबनी था। अल्लाह अकबर। ऐसी रुसवाई भी काजी साहब के मेरा ख्याल किस्मत में लिखी हुई थी और शायद ही किसी के हिस्से में आती। अच्छा, चीफ जस्टिस ही नहीं, तफसीली फ़ैसले में 2 जजेस के कंडक्ट पर भी संगीन नौइयत के सवालात उठाए गए। फैसले में लिखा गया है कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो पढ़कर अफसोस हुआ, क्योंकि 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने 12 जुलाई का अक्सरियती फ़ैसला आइन के मुताबिक नहीं है ये कहा था और 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरियती जजेस के फ़ैसले पे अमल दरामद ना करने की ऑब्जर्वेशन दी थी। अब 2 जजेस ने जिस अंदाज़ में अक्सरियती फ़ैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं था। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है और कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले को गलत कहा, ये निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। यानी इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लेकिन जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, वो निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। अब ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि इस बुनियाद पर इन दोनों जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मिसकंडक्ट का केस दायर हो सकता है और ये ऐसा केस होगा जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की गवाही होगी। 8 जजेस गवाह होंगे। इसके तफसीली फ़ैसला मतलब इतना जामे और वसी है कि उसने सुप्रीम के कोर्ट के अंदर पनपने वाली हर साजिश का मक्कू ठप दिया है। मक्कू ठप देता है मतलब दफना दिया है, हर साजिश को दफना दिया। अभी 1 रोज़ पहले चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ख़त लिखकर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर इन्हीं 8 जजेस की वजाहत से मुतालिक 9 सवालात का जवाब मांगा था। बड़ा अजीब व गरीब एक्ट था ये चीफ जस्टिस साहब का। इन सवालात का जवाब जो है वो रजिस्ट्रार से पहले अक्सरियती बेंच ने दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के ऑर्डर की वजाहत की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था जो हुक्मनामे के ज़रिए वाजे किया गया और इसके लिए तमाम फ्री कैन को नोटिस की ज़रूरत नहीं थी। जिन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें समझा दिया हमने। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले ने एक बार फिर मुल्क को सीधे ट्रैक पे ले आया है और अगर कोई हदायत पकड़ना चाहता है, अगर कोई सीधे रास्ते पे वतन अज़ीज़ को देखना चाहता है, अगर कोई वतन अज़ीज़ में कानून की पासदारी अमलदारी देखना चाहता है तो फिर सीधी बात है कि इस तफसीली फ़ैसले ने वतन अज़ीज़ को एक मरतबा फिर सीधी राह दिखा दी है। और इस फ़ैसले से पहले हुकूमत के हामी सहाफ़ी जो थे वो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि 8 जजों ने आइन को रीराइट तो कर दिया है, लेकिन सर पकड़ कर बैठे हैं कि तफसीली फ़ैसले में वजूहात क्या देंगे। तो इन सरकारी सहाफ़ियों के लिए 70 सफ़ात का ये फ़ैसला हाजिर है जिसमें कोई बात भी जज्बात की बुनियाद पर नहीं लिखी गई। हर बात का आईने पाकिस्तान से हवाला दिया गया है और बहुत ठोस और मजबूत हवाले दिए गए हैं। मगर हुकूमती कैंप से अभी से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इस फ़ैसले पे अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सरकार दरबार के एक ख़ुद साख्ता तर्जुमान का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कोई अमल दरामद को तैयार नहीं है और ना ही करेगा। ये पता नहीं लोगों को, इन अखबार नवीसों को कैसे पता चल जाता है
कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत या हुकूमती इदारे जो हैं वो 24 घंटे बाद क्या करने वाले हैं, एक लफ्ज़ बलफ्ज़ इनको पहले ही पता चल जाता है। और इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी करने वाले कंवर दिलशाद साहब ने भी कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे। हालांकि ये वही कंवर दिलशाद साहब हैं जो इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद पहली दफ़ा शायद मैं इनको सुन रहा था, ये फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास अमल दरामद के अलावा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं खुद हैरान हो रहा था कि कंवर दिलशाद साहब किस तरह ये कह रहे हैं। वो उनको तो कोई इफ़ एंड बट निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर मगर लगाना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं उस दिन लगाया था। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल पे, लेकिन अब वो कोई ये अगर मगर उन्होंने शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब अब और ये यही कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि अगर वो फैसला आइनी बहरान पैदा हो गया है और इलेक्शन कमीशन जो है अब वो कह रहे हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वही हिलो हुज्जत से काम लेगा। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ या काजी एंड कंपनी की मिली भगत से इस फैसले पर अमल दरामद की राह में नाजरीन अगर रुकावटें खड़ी की गई तो मेरी दानिश में मुल्क यकीनन अनारकी की तरफ बढ़ेगा और ख़ौफनाक अनारकी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मुल्क का आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इमरानी मुआहिदा होता है, एक सोशल मुआहिदा होता है, और आइन के कस्टोडियन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अखलाकी और जो बरतर हैसियत है वो मुसल्लमा होती है, और इस बालादस्ती को तस्लीम किए बग़ैर रियासतें नहीं चला करती। 2 सूबों में इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल ना करके जो रिवायत डाली गई थी वो अब बदतरीन शक्ल इख्तियार कर रही है। नंगे चिट्टे होके जो है वो मैदान में आ रहे हैं सारे। ये मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए ठंडे दिलो दिमाग के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आने के बाद सिर्फ वही शख्स या इदारा जो है वो अमल दरामद से इनकार कर सकता है जो अल्लाह माफ़ करे TTP या PTM की तरह आईने पाकिस्तान को नहीं मानता या फिर अवाम के हक़ हुक्मरानी का मुनकर है। मुल्क में किसी न किसी अंदाज में खुले बंदों या ढके छुपे अंदाज में वो अनारकी चाहता है, वो इदारा है या शख्स है, या फिर इसके मफादात मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने में पनाह है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद जो है वो आइन और हुब्बुल वतनी का वाहिद तकाज़ा है इस वक्त। अच्छा नाजरीन, अच्छा इसके बाद एक और भी साहब बता रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं, और उनकी पेशगोइयाँ सुन के मैं बहुत हैरान होता हूँ। मोहतरम जनाब फैसल वावडा साहब, वो ये भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद क्या होगा, हालांकि सारों को वैसे पता होता है कि उनकी 100 में से 50 बातें ठीक और 50 बातें गलत, और 50 बातें जो ठीक होती हैं उनका भी पता ही होता है सबको, लेकिन वो इस कदर वो मतलब तयक्कुन के साथ बात करते हैं हमेशा कि जैसे उनको अंदर की खबर का पता है, और बाज़ दफ़ा पता भी होता होगा, लेकिन उनको वो जिस अंदाज में ख़बर दे रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि फ़ैसले में नहीं करने फ़ैसले में। हालांकि मतलब कौन सा उनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जिसके ज़रिए वो फैसल वावडा साहब ये पेशगोइयाँ कर देते हैं कि जनाब ये आप देख लीजिएगा कि नहीं तस्लीम किया जाएगा और वकला की तहरीक को भी ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं समझने से कासिर हूँ कि वो कैसे किस बुनियाद पे ये अंदाज़े लगा रहे हैं ये। अच्छा, अगर ये अंदाज़े दुरुस्त हैं तो ये फिर अंदाज़े फैसल वावडा साहब क्या, ये कोई 100-150 लोग जो हैं जो सरकारी अखबार नवीस हैं वो इसी लबो लहजे में कमो बेश इन्हीं अल्फाज में ये बात कर रहे हैं। बल्कि वो मेरे जहन में एक बात आ जाती है कि वो एक अमेरिकन ख़ातून होती है, वो पाकिस्तानी लड़के से पूछती है कि मैं तुमसे शादी तब करूँगी जब तुम मेरी सही उम्र बताओगे। तो वो पाकिस्तानी लड़का कहता है कि जी आपकी उम्र जो है वो 24 साल 3 महीने 21 दिन है। वो लड़की शादी कर लेती है। शादी के बाद पूछती है कि तुम्हें ये अंदाज़ा कैसे हुआ, तुमने इतनी एग्जैक्ट मेरी एज कैसे बता दी। तो वो लड़का कहता है कि नहीं जी, हम तो उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो
मोटरसाइकिल की टैंकी हिला के बता देते हैं कि इसमें कितने लीटर तेल है। वो लड़की फिर भी बज़िद रहती है, नहीं 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 मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें मेरी उम्र का कैसे पता चला। तो वो पाकिस्तानी लड़का कहता है यार मैंने तुम्हारी फेसबुक आईडी से तुम्हारी उम्र देख ली। तो भाईजान बाबड़ा साहब, आप जो मर्ज़ी कहते जाएं, आप जितनी मर्ज़ी फोरकास्ट करते जाएं, आप जितनी मर्ज़ी पेशगोइयाँ करते जाएं, जो अवाम का फ़ैसला है वो अवाम के दिलों में भी महफूज है और अवाम उसका लाहौर के जलसे में इजहार भी कर चुके हैं। अवाम इस्लामाबाद के जलसे में उसका इजहार भी कर चुके हैं तमाम तर पाबंदियों के बावजूद। नाज़रीन, अब आप ये देखें कि लाहौर के जलसे को 48 घंटे से भी ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अब भी ये जलसा जो है हुक्मरानों के असाब पे सवार है। मतलब जिन नामुसाद हालात में तहरीक इंसाफ ने ये जलसा किया और जिस शानदार अंदाज में किया, इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो तहसीन के काबिल तो है ही, लेकिन ये एक मोज़ा था जो तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया। ये जलसा किन हालात में मुनक्किद हुआ, ज़रा इस पर गौर करें कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के कमोबेश 3400 से ज़्यादा कारकुन 16 माह या इससे ज़्यादा जेलों में कैद है या फिर मुख्तलिफ मुकदमात में रोज़ाना अदालतों में, थानों में हाज़िरियों पर मजबूर है। और लाहौर की तकरीबन 80% जो क़यादत है वो अंडरग्राउंड है। सीनियर लीडरशिप पहले से ही जेल में बंद है। और इन हालात में तहरीक इंसाफ का एक इतना बड़ा जलसा कर लेना जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी मोज़े से कम नहीं। अब बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ का जलसा किस हद तक कामयाब था और किस हद तक नाकाम था। ज़ाहिर है वो उन्होंने कर रही था जो इस बात की तनख्वाह लेते हैं बेचारे, उन्होंने जलसे के दौरान ही दोपहर 12 बजे की फुटेज लगा के जो कहना था उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर है वो इस बात की तनख्वाह लेते हैं, उनका यही बनता था कहना। लेकिन आप छोड़ें कि वो बड़ा था छोटा था, कौन क्या कह रहा है, इसका फ़ैसला ना तो PTI के दावों से करें, ना किसी सरकारी भोंपू के चीखने चिल्लाने से कोई नतीजा अखज़ करें। ये डिजिटल मीडिया का दौर है ना, जहां हर चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है, रजिस्टर हो जाती है, उसको टेम्पर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाहौर जलसे के हवाले से जो सोशल मीडिया पे जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो हुक्मरानों के माथे पे ठंडे पसीने लाने के लिए काफ़ी है। यानी सिर्फ 21 सितंबर यानी जलसे वाले दिन तहरीक इंसाफ के जलसे पे अपलोड होने वाली वीडियोस को 3 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा, जिसमें से लाइव कवरेज की वीडियोस को 1 करोड़ 55 लाख व्यूज़ थे। लाइव कवरेज 1 करोड़ 55 लाख थे। डिजिटल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के टाइटल से जो अपलोड होने वाली वीडियोस हैं उनको 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले। अली अमीन के नाम से अपलोड होने वाली वीडियोस को 1 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले। दूसरी तरफ नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अता तारड़ साहब, उज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब और जितने भी सबको मिला भी लिया जाए तो उनको बमुश्किल 1 लाख व्यूज़ मिले हैं। 1 लाख गालबन चंद हज़ार व्यूज़ जो हैं वो मिले। लेकिन किसी भी तहरीक के लिए आगाज़ में जो मोमेंटम दरकार होता है वो अब बन चुका है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुनियादी तौर पे खौफ के बुत का टूटना पहला कदम था, जो टूट ही नहीं चुका, टूट के रेज़ा रेज़ा हो चुका है। जिन भड़कों को, जिन धमकियों को, जिन बातों को, जिन दावों को सुन के कुछ अरसा पहले लोग डर जाया करते थे, अब वो लोग सुनना भी गवारा नहीं करते। ये नहीं कि एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, सुनना भी गवारा नहीं करते। 1.5 साल बाद लाहौर में होने वाले जलसे ने एक बार फिर से इस तासुर की तस्दीक कर दी है कि लाहौरियों के दिल जो हैं वो खान के साथ धड़कते हैं। और लाहौर के इस कामयाब जलसे के बाद अब फिर मियांवाली, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और रावलपिंडी में जो जलसे होंगे उनके लिए कारकुनों का जोशो खरोश जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हुक्मरानों ने लाहौर का जलसा नाकाम बनाने के लिए ताकत का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया था, चालाकियाँ की थी, जुल्म किया था, लोगों की जान से खेलने का रिस्क लिया था लाइट्स ऑफ करके। तो लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में ऐसी बेदरेग ताकत का जो इस्तेमाल है वो शायद इतना आसान अब नहीं होगा।
तहरीक इंसाफ के जलसों में जोशो खरोश के साथ आवाम की जो शिरकत है और अदलिया के आज़ाद मनश जजेस के लिए भी एक वो पैगाम है कि अवामी ताकत उनके फ़ैसलों के पीछे है। तो लाहौर के जलसे में अवाम की भरपूर शिरकत ने ये बात भी साबित कर दी है कि पंजाब के अवाम 8 फरवरी को जिस जगह खड़े थे आज भी न सिर्फ वहीं खड़े हैं बल्कि पहले वाली जगह से आगे खड़े हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात सग़ीर अहमद सग़ीर साहब के लफ्ज़ों में, अपने घर में क़ैद हैं आज़ाद भी, अपने घर में क़ैद हैं आज़ाद भी, यानी हम ही सैद हैं और सयाद भी। अपने घर में कैद हैं आज़ाद भी, यानी हम ही सैद हैं सयाद भी। हमने 47 में सोचा न था, हमने 47 में सोचा न था, हम रहेंगे कैद इसके बाद भी, हम रहेंगे कैद इसके बाद भी। पल रहे हैं सब हमारे रिज़्क़ पर, पल रहे हैं सब हमारे रिज़्क़ पर, शाह भी और शाह की औलाद भी, शाह भी और शाह की औलाद भी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।